जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी को अवगत करा दें कि यह राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है यह अति प्रतिष्ठित सामान्य अध्ययन के एक विशेष टॉपिक करंट अफेयर्स पर आधारित क्रॉनिकल पब्लिकेशन द्वारा जो मासिक पत्रिका आती है, इसमें पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसे कंपाइल कर दिया गया है और इसमें हम लोग टॉपिक टू टॉपिक करंट अफेयर्स को देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और अन्य सभी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस पत्रिका में जो भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही ऑथेंटिक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा बहुत ही करीब है, 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, तो इस क्लास को हम लोग रिवीजन मोड में देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद जो इस पर आधारित प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग लगाएंगे और इस क्लास में कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं और लास्ट में इसकी आंसर की भी आपको दी गई है, तो 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। आप सभी को अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद घनश्याम सर पर जा कर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर इसकी टेली आपको PDF प्राप्त करा दी जाएगी। और आप लोग निश्चित मानिए कि अगर आप लोगों ने जो इससे पहले हमने घटना सार की करंट अफेयर्स क्लास करवाई है और उसके बाद यह क्रॉनिकल की सीरीज अगर कंप्लीट कर लिए तो ये पूर्ण विश्वास है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आपको अन्यत्र इधर उधर भटकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित जो पहला प्रश्न है आज का, कि नीति आयोग द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है, सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। परंतु अगर पूछा जाए कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं, तो सासवाड़ है जो कि महाराष्ट्र में है। अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाला पूछें तो सासवाड़ महाराष्ट्र का है। और अगर यह ना लगा रहे आगे, केवल ये पूछे कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर रहे हैं। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का मामला है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डबल स्टार क्वेश्चन है, को कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। अगला है कि शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर इसमें पूछें कि स्वच्छ शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण में जो पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। जब ये प्रश्न बना तब तो होंगे थे, लेकिन अभी हो चुके हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, आपको पता है कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। भारत का पहला AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। डबल स्टार का प्रश्न है, जहां पर यूपी से आधारित संबंधित करंट का क्वेश्चन होगा, उसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की श्रेणी में शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है कि किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। तो यह अवार्ड पंजाब के रामबाग गेट एवं प्राचीरों को प्रदान किया गया है। पंजाब के रामबाग गेट एवं प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। इसको किसने प्रदान किया है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के तहत प्रदान किया गया है। इसने यूनेस्को के द्वारा। अगला है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है।
जय की श्राप को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी में शुरू किए गए पीएम जनमन का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास करना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए पीएम जनमन का मुख्य उद्देश्य है। अगर पीएम जनमन की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महान्याय यात्रा के रूप में जाना जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी कृषि विपणन सुधार क्रियान्वयन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया है, जबकि दूसरा स्थान इस मामले में उत्तर प्रदेश को मिला है। कृषि विपणन सुधार क्रियान्वयन रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को और पहला आंध्र प्रदेश को मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। इंडिया का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। CISF की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। CISF की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। विश्व के सबसे ऊंचे युद्धपोत क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? फातिमा वसीम बनी है। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा फातिमा वसीम। कौन है ये? तो ये सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल अफसर हैं ये। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने की तकनीक विकसित किया है? अमृत। इस तकनीक का नाम अमृत रखा गया है और इसको विकसित किया है IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा, जो जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने में मदद करेगा। अगला है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में यूनिड्रोइट के गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो वो है उमा शेखर। कौन है? उमा शेखर। अगला प्रश्न है, लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, तो उसका नाम है स्वसर्वेद महामंदिर, जो कि वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 20,000 है। इसमें एक साथ 20,000 व्यक्ति बैठ करके योगाभ्यास कर सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। अब चूँकि ये यूपी स्पेशल का है तो आप इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आनंद विवाह अधिनियम किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिख समुदाय से संबंधित है आनंद विवाह अधिनियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े कारपोरेट कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन सूरत में किया है और इसका नाम है डायमंड बोर्स सूरत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर की उपस्थिति दर्ज की गई है? नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में यूट्यूब पर 2 करोड़ अर्थात 20 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले वैश्विक नेता कौन बने हैं? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर, यहाँ पर 2024 नहीं बल्कि 23 होगा, यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले पहले वैश्विक नेता हैं। ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2023 में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन। अगला है कि ब्रेक द मोल्ड पुस्तक के लेखक, ब्रेक द मोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा।
ब्रेक द मोल्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो रोहित लांबा और रघुराम राजन ने संयुक्त रूप से मिलकर के ब्रेक द मोल्ड पुस्तक लिखी है। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा किन आपराधिक संहिता विधेयकों को मंजूरी प्रदान किया है? तो भारतीय न्याय संहिता 1860, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। डेट याद रखिएगा इनकी सबकी, इनको मंजूरी प्रदान की गई है 25 दिसंबर 2023 को। आइए देख लेते हैं कि इन विधेयकों को संसद से कब पारित किया गया है। तो ध्यान रखिए कि 20 दिसंबर 2023 को इसे लोकसभा से और 21 दिसंबर 2023 को इसको राज्यसभा से और अंत में 25 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान की है। तो 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 25 दिसंबर। संसद द्वारा पारित प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक किस अधिनियम का स्थान लेगा? प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण PRB विधेयक 1867 के स्थान पर यह अधिनियम अभी 2023 में आया है। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है कि 24 दिसंबर 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम क्या रहा है? हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य थीम रहा है। अगला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित प्रमुख लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2 प्रमुख लेखक कौन कौन हैं। एक संजीव हैं, जिन्हें मुझे पहचानो उपन्यास हेतु हिंदी भाषा में यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और नीलम शरण गौर हैं, जिनको राग जानकी में प्रार्थना उपन्यास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है? नीलम शरण गौड़ राग जानकी में प्रार्थना उपन्यास के लिए और संजीव मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना 1955 में की गई थी। यह पुरस्कार मुख्य रूप से 22+2 बराबर 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 भाषाएं वे जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं, बाकी 2 अन्य भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था। अगला है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय, हम व्याख्या से बचना चाह रहे हैं यहाँ पर, अन्यथा अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये 2-4 घंटों में वीडियो जा सकता है। केवल रैपिड एक्शन के रूप में एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पर इस क्लास को हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अनावश्यक व्याख्या से बचेंगे, केवल करंट की बात करेंगे। चलिए खैर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल भारत का 15वां धरोहर कौन बना? गुजरात का गरबा नृत्य भारत का 15वां धरोहर बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है कि दिसंबर 2023 में केरल में कोरोना के किस नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? तो यह वेरिएंट का नाम था JN1। क्या नाम था? JN1, जो कि ये कोरोना का एक नया वेरिएंट अभी हाल ही में केरल में देखने को मिला है। अगला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है? तो मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी क्षेत्र की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। पूर्वी क्षेत्र की 8वीं बैठक का आयोजन। अगला प्रश्न है कि आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में
आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा, जबकि अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है लाल दुहुमा। किस पार्टी के नेता हैं ये? तो जोरम मूवमेंट पार्टी के नेता हैं। इनकी पार्टी का नाम है जोरम मूवमेंट। कौन बने हैं? लाल दुहुमा। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के सूरत में किया गया है 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन। अगला है कि फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? पोइला बैसाख। बंगाली नववर्ष का यह पहला दिन होता है पोइला बैसाख, और इसी दिन को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत अधिसूचित किया है? बांग्लार माटी बांग्लार जल। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह रचित गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जल, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? IIT कानपुर में इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि भीष्म परियोजना के तहत विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे, इस अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। यह भीष्म परियोजना के तहत विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल होगा, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब नाम रखा गया, गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है कि तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि पाट मित्रों एप्लीकेशन किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो पाट मित्रों एप्लीकेशन यह जूट किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य ने किसे अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व के सबसे ऊंचे एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड स्टेशन न्योमा में स्थापित किया जा रहा है, जो कि लद्दाख में है। तो न्योमा लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च की गई है? ये भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। इसका नाम रखा गया है बाराकुडा, जो कि केरल में स्थित है। ये हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है?
तो इसे मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। राजधानी क्या है? भोपाल है। भारत के बाहर किस शहर में प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह फ्रांस के सेरगी शहर में स्थापित की गई है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये देवघर वही ज़िला है जहाँ पर भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है बाबा बैजनाथ धाम। वो यहीं देवघर झारखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। अब ये बड़ी विडंबना है और हमने कई मैगजीन में इस क्वेश्चंस को देखा है। हम लोगों ने कई बार ये चीज़ पढ़ भी चुके हैं और जानते भी हैं कि समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य गोवा है, जहाँ पर एक समान नागरिक संहिता लागू है। इसको पहला ना कह के दूसरा कहना चाहिए, ना जाने क्यों इसको पहला कह रहे हैं। तो ये एक आप लोग देख लीजिएगा क्या है, कैसे क्या है। बहरहाल उत्तराखंड ये दूसरा होगा। हाल ही में नागरिक संहिता को अपनाया भी नहीं है, यहाँ पर अपनाने के लिए विधेयक लाया गया था, तो त्रुटिपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग किस खिलाड़ी को अपना स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? दिव्य कीर्ति सिंह को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना पहला स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है। ये दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? इन्होंने एशियाई खेलों में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, जो हांगझोऊ चीन में हुए थे, और भारत ने इसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसमें पहला स्थान किसका रहा। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया है? तो इसका भारत की राजधानी नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया है। इसका थीम रहा है भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना, इसका मुख्य थीम रहा। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया है। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन में जल शक्ति मंत्रालय ने किस अलायंस को लॉन्च किया है? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। COP28 जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? यह UAE के दुबई में आयोजित किया गया था, और यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि COP28 सम्मेलन में भारत सरकार के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है, किसने किया है? इसकी शुरुआत यूनिसेफ के द्वारा की गई है। ग्रीन राइजिंग पहल COP28 के दौरान। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। NCRB द्वारा जारी की गई क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख आबादी पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रति 1 लाख पर सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? तो इंडिया की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में की जाएगी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली महिला अफसर कौन बनी है? इनका नाम है प्रेरणा देव स्थली। क्या नाम है? प्रेरणा देव स्थली। यह भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। द हम्प
द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में अयोग्य घोषित की गई तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ की संसदीय क्षेत्र से चुन करके लोकसभा की सांसद थी। इन्हें अभी हाल ही में कैश फॉर क्वेरी मामले में अयोग्य घोषित किए जाने पर इन्हें इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक मेला बाली यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के कटक में किया गया है। साथी पोर्टल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार पहल को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये डबल स्टार क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ पर जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में महरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल शक्ति इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है। आप लोग बताइएगा कि जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा नए भारत के लिए नए शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया है? संबलपुर उड़ीसा में इसकी शुभारंभ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों के कैंपस किस भारतीय शहर में खोले जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके कैंपस हमारे भारत में एक राज्य है गुजरात, और गुजरात राज्य की गिफ्ट सिटी में ये खोले जाएंगे। ये कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो एक का नाम है डीकिन विश्वविद्यालय और दूसरे का नाम है वोलोगोंग विश्वविद्यालय। तो ऑस्ट्रेलिया के डीकिन और वोलोगोंग विश्वविद्यालय के दो कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे। किस संगठन ने भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पोल्ट्री क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिव्यांगजनों के लिए पहला खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर, जहाँ पर दिव्यांगों के लिए पहला खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है? तो ये राजस्थान के बाड़मेर में इसका शिलान्यास किया गया है, क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हिंडन वायु स्टेशन गाजियाबाद में किया गया है। अब चूँकि गाजियाबाद तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, और यह प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इम्पॉर्टेंट है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हिंडन वायु स्टेशन गाजियाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो किसने दिखाई है? तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, और कर्तव्य पथ जो कि दिल्ली में है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने। कहाँ से? दिल्ली के कर्तव्य पथ से
भारत की प्रथम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किया है? किस संस्थान को सितंबर 2023 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? किस राज्य द्वारा देश का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो वह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा देश का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, जिसका नाम है एडेक्स, लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। OBC उपवर्गीकरण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस G रोहणी को OBC उपवर्गीकरण के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे नियत तैयारी सूचकांक में समग्र सूची में 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है, जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है नियत तैयारी सूचकांक 2023 के मामले में। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि के बीच कितने बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो कितने लोग मुक्त हुए हैं? 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये 2015-16 से 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। बहुआयामी गरीबों की संख्या जो 2015-16 में 24.85% थी, वह अब 2019-21 में घटकर कितनी रह गई है? केवल 14.96% हो गई है। तो देखा जाए तो लगभग बहुआयामी गरीबी पिछले 6 से 7 साल के भीतर 10% घट चुकी है। किस राज्य में बहुआयामी गरीबों से मुक्त हुए लोगों की संख्या सर्वाधिक है? स्वाभाविक सी बात है, अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बहुआयामी गरीबी से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मुक्त होंगे? तो उत्तर प्रदेश में ही मुक्त हुए हैं। 3.43 करोड़ यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसे मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रारंभ किया है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होगा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन कब तक ले रखा है? तो 2047 तक रखा है। ध्यान रखेंगे, डेट इम्पोर्टेंट है, यानी आज़ादी के 100 साल बाद हमारा भारत सिकल सेल एनीमिया से पूर्णतया मुक्त हो चुका होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गया नंदी पोर्टल किससे संबंधित है? तो नंदी पोर्टल किसने शुरू किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। नंदी पोर्टल द्वारा नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC पोर्टल के रूप में ये कार्य करेगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितने महिला SHG को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? तो कुल 15,000 महिला SHG को ड्रोन प्रदान किया जाएगा और उन्हें ड्रोन के द्वारा जो तरल उर्वरक हैं उनके छिड़काव के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण के उपरांत इन महिलाओं को ड्रोन दीदी के नाम से भी जाना जाएगा। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा तरल उर्वरकों के छिड़काव हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान किया है? तो इस योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। 2047 तक आज़ादी के अमृत काल के विजन को साकार करने हेतु देश के युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए किस स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी? तो इस स्वायत्त निकाय का नाम होगा
माई भारत मेरा युवा भारत। इसके द्वारा क्या होगा कि आज़ादी के अमृत काल के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को एक मंच प्रदान किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन किस कार्यक्रम के साथ हुआ? इस कार्यक्रम का नाम था मेरी माटी मेरा देश। और इस कार्यक्रम का जो समापन है वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया था? भारत की राजधानी नई दिल्ली में 31 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेरी माटी मेरा देश के कलश यात्रा समापन समारोह में भाग लिया? तो यह कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और कब? 31 अक्टूबर 2023 को। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट रेल प्रणाली, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट रेल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जनपद में स्थित साहिबाबाद में रीजनल रैपिड ट्रांजिट रेल प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। और दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ गलियारा इसके द्वारा विकसित किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ गलियारा के नाम से इसको जाना जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि भारतीय भेषज संहिता को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनाया गया है? तो इस संगठन का नाम है फार्माकोपियल वार्ता समूह। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है कि समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? जो देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा इसका नाम होगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। यह मुलुगु में स्थापित किया जाएगा जो कि तेलंगाना में स्थित है। एकात्मकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ध्यान रखेंगे, इसको एकात्मकता की मूर्ति कहा जाएगा, स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाएगा। यह ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है और आदि गुरु शंकराचार्य की यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और इसका अनावरण मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उस समय यह मुख्यमंत्री पद पर थे। अगला है कि भारत से बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, इंडिया से बाहर अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। ध्यान रखेंगे। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ किया है? गांधीनगर गुजरात से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई है। 1 सितंबर 2023 को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा प्रदान किया है? तो मिथुन को। मिथुन एक प्रकार का पशु होता है जिसको खाद्य पशु अर्थात जिसके मांस को खाया जा सकता है, इसके लिए मान्यता प्रदान किया है FSSAI ने। और ध्यान रखेंगे, मिथुन सबसे ज़्यादा हमारे पूर्वोत्तर भारत अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के पहले 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह NH6 से हजीरा पोर्ट तक किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत के पहले 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है? तो उसका नाम है घोल मछली। हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य मछली का दर्जा प्रदान किया गया है।
तो डॉल्फिन उत्तर प्रदेश की राज्य मछली और घोल मछली गुजरात की राज्य मछली हाल ही में चर्चा में रही हैं। राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर, इंडिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई से किया गया है। अक्टूबर 2023 में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को के सृजनात्मक शहर में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड जिसको साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया जाएगा और ग्वालियर जिसको संगीत शहर के रूप में शामिल किया जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कोझिकोड साहित्यिक शहर के रूप में और ग्वालियर संगीत शहर के रूप में सृजनात्मक शहरों के रूप में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और अब भारत के कितने ऐसे शहर हैं जो सृजनात्मक शहरों की लिस्ट में आ चुके हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? इंडिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य दामोह में स्थापित किया जाएगा। दामोह है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखें कि नोरा देही अभ्यारण्य का दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय करके दामोह मध्य प्रदेश में इंडिया का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन कौन इसमें शामिल किया जाएगा? नोरा देही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य को शामिल किया जाएगा। सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इंदौर पहले स्थान पर रहा है, जबकि इसमें आगरा को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रथम ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह मिजोरम की राजधानी आइजोल में लॉन्च किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2023, इंडिया स्मार्ट सिटीज इंडेक्स 2022 है, 22 के शीर्ष 3 विजेता शहर कौन कौन से हैं? इंदौर पहला, दूसरे स्थान पे सूरत है और तीसरे स्थान पे आगरा है। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं इस इंडेक्स में? पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है और तीसरा स्थान संयुक्त रूप से राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, NRI, OCI, PIO के लिए कौन सी फेलोशिप योजना शुरू की है? तो उसका नाम है वैभव फेलोशिप योजना। देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम रखा है माहिर। माहिर मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इस क्वेश्चन को पुनः पढ़ेंगे। देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान के लिए किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका नाम है माहिर और माहिर का फुल फॉर्म होता है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2023 को जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान केरल का है, दूसरा पंजाब का, तीसरा तमिलनाडु का है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश का भारत में 5वां स्थान है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के मामले में। और ये कब जारी किया गया? 7 जून 2023 को जारी किया गया था विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स 2023 के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे घोषित किया गया है? IIT मद्रास को। नए संसद भवन
में स्थापित ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड दंड को किस नाम से जाना जाएगा? इसको सेंगोल के नाम से जाना जाएगा, जिसे लोकसभा स्पीकर के सीट के समक्ष उसके बगल में स्थापित किया गया है। यह चोल परंपरा से संबंधित है और यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है, जिसे चोल राजवंश से संबंधित माना जाता है। और इसको सबसे पहले जब अंग्रेज़ों से भारत मुक्त हुआ था तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह उपहार स्वरूप दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक। ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का इस क्रम में 8वां स्थान रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जल निकायों की प्रथम गणना के अनुसार सर्वाधिक जल निकाय किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। ध्यान रखेंगे। पहला भारतीय वायुसेना विरासत स्थल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में पहला भारतीय वायुसेना विरासत स्थल स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो दुनिया का भारत से बाहर सबसे बड़ा मंदिर होगा, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के पश्चात इसको अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में उस स्थापित किया गया है, जिसका नाम होगा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है ये भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जो अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थापित किया गया है। यह किस देवता को समर्पित है, आप कमेंट बताइएगा। लिखा है अगला प्रश्न कि किस राज्य ने अपने राज्य पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत किया है? तो नीलगिरी तहर की परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा सुरंग 41 श्रमिकों के 17 दिनों तक फंसे रहने के कारण चर्चा में रहा? तो इसका नाम था सिलकियारा सुरंग, उत्तरकाशी जिला। आपको बता दें कि आज 11 फरवरी को ही हम ये क्लास ले रहे हैं और अभी अभी हम RO का पेपर दे करके आए हैं। वहाँ पर उसके तुरंत बाद हम सीधे ऑफिस में आकर के आप लोगों के लिए ये क्लास बना रहे हैं। और सीधे बताएं आपको कि अभी क्वेश्चन इसी से आया था हमारे RO वाले एग्ज़ाम्स में। तो उसमें आया था कि सिलकियारा सुरंग है जिसमें कुछ बल्बों के वाट दिए गए थे और उनके इतने घंटे जलते हैं, इतने दिन जलते हैं, तो बताइए कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। तो जब किसी बल्ब की वाट और बल्बों की संख्या और कितने घंटे जलते हैं ऐसा प्रश्न आता है, खैर उसका उत्तर तो 72 यूनिट आया था। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब यूनिट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं तो आप लोगों को करना क्या होता है उसमें कि जैसे एक बल्ब है जो 5 घंटे जलता है, अगर 100 वाट का बल्ब है और वह 24 घंटे जलता है, ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए उसमें कितनी विद्युत की खपत होती है। तो सबको आपस में गुणा करके आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा कि कितने यूनिट बिजली खर्च होती है। और अगर वो 5 दिन जलता तो 5 से गुणा कर देते हैं प्रत्येक दिन से। तो ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्न कहीं भी आ सकते हैं, जनरल प्रश्न है। आज RO की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। चलिए, तो अगली अब आप क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिलकियारा सुरंग चर्चा में रही या उत्तराखंड के किस जिले में स्थित था? तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित। जिले का नाम याद रखिएगा। चले, अगला है कि भारतीय सेना का पहला वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय सेना का पहला वर्टिकल विंड टनल अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है, स्थापित किया गया है। भारतीय सेना का पहला वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थापित किया गया है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने एक नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है? तो यह बमरौली
हवाई अड्डा प्रयागराज में इसका अनावरण किया है। अब चूँकि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार का प्रश्न होगा। आप लोग जहाँ पर हम डबल स्टार करते रहें उसको आप बार बार रिविजन करते रहिएगा। इसकी PDF आप लोगों को स्टडी विद घनश्याम सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे परमहंस संस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कोई भी परीक्षा हो, करंट अफेयर्स की अहम भूमिका होती है और ये केवल पुलिस के लिए नहीं, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां करंट अफेयर्स का रोल है उसके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सऊदी अरब के रियाद में संपन्न यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की बैठक में किन भारतीय धरोहरों को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो उसमें एक है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल का है, तथा दूसरा है होयसलेश्वर के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित हैं। तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन तथा होयसलेश्वर के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में है, इनको सऊदी अरब के रियाद में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान आंध्र प्रदेश से। इसका पूरा नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किससे लॉन्च किया गया था? तो LVM-3 MK4 प्रक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब सॉफ्ट लैंडिंग किया? तो 23 अगस्त 2023 को, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। अगला प्रश्न है कि विक्रम लैंडर के चंद्रमा के सतह पर उतरने के स्थान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 3 का लैंडर था, ये चंद्रमा पर जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है उस बिंदु को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले जब चंद्रयान 2 गया था और वो जहाँ पर उतरा था उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही है? वसुधैव कुटुंबकम, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि नई दिल्ली में भारत 2023 में G20 का मेज़बान देश रहा है और 2024 का G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील इसका मेज़बानी कर रहा है। तो ट्रायोका में कौन कौन शामिल हो गए इसमें? इंडोनेशिया 2022 में, और 2023 में भारत, और 2024 में ब्राज़ील में आयोजित होगा। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से ट्रायोका कहा गया है। ट्रायोका का मतलब होता है कि जहां पर पहले आयोजित हो चुका है, जो वर्तमान में कर रहा है और जो आगे करेगा। तो इंडोनेशिया 2022 में, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रायोका में कौन शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद कब द्वारा पारित किया गया? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद द्वारा लोकसभा में 20 सितंबर को 2023 को, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसके तहत महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अगर ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाएगा आयोग तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हुआ, ये कौन सा विधेयक था? तो 128वां। अधिनियम कौन था? 106वां। और अगर ये पूछ लें कि इसने हमारे भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में संशोधन किया है, तो ध्यान रखिएगा 330A बनाया है इसने, 332A बना दिया है और 334A भी इसके तहत बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
अगला प्रश्न है कि EPR विस्तारित उत्पादित उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो इंदौर बना है। EPR विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर इंदौर बना है। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? टेलीमानस चैटबॉट जम्मू एवं कश्मीर में लॉन्च किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पर समर्पित यह भारत का पहला चैटबॉट है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर में शामिल होने वाला देश का पहला शहर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह पुरस्कार है गोल्डन आउल पुरस्कार। ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल अवार्ड, और यह अवार्ड श्रीलंका सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है? IIT मंडी को प्रदान किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? इस पुस्तक का नाम है न्यू इंडिया का सामवेद। इस पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन है, जिसको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। न्यू इंडिया का सामवेद पुस्तक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला पॉलीथीन